हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद लविशा। आज की क्लास है हमारी हिस्ट्री की सेकंड क्लास, एंशिएंट हिस्ट्री की बेसिकली। और आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू एंशिएंट हिस्ट्री। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सबसे पहले हम ओवरव्यू देखेंगे कि ये कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो ये कहानी आपकी सबसे पहले जो स्टार्ट होती है वो होती है आपकी 1826 से। 1826 में एक इंसान थे, चार्ल्स मैसन, जो एक एडवेंचरर थे किसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में। जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे रूल कर रही थी, उस आर्मी के अंदर ये एक एडवेंचरर थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने हड़प्पा विजिट किया। आज के टाइम में आपकी जो हड़प्पा साइट है वो आपके पाकिस्तान में है, लेकिन उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान एक था। तो इन्होंने हड़प्पा को विजिट किया और इन्होंने वहां पर क्या देखा, कुछ माउंट्स को देखा। इन्होंने कुछ माउंट्स देखा, लेकिन इन्होंने उन माउंट्स को देखकर ये नहीं सोचा कि हाँ, इन माउंट्स का कोई कनेक्शन हो सकता है और यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन हो सकती है। बट इन्होंने अपना कंक्लूजन ये निकाला दैट कि जो हमारे अलेक्जेंडर थे, उन्होंने किंग पोरस को डिफीट किया था, तो ये माउंट्स उसी से रिलेटेड होंगे। इन्होंने अपना ये कंक्लूजन निकाला और उस कंक्लूजन के साथ वहां से वापस चले गए। बट रियलिटी कुछ और थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, अलेक्जेंडर कनिंगम ने दोबारा अलेक्जेंडर कनिंगम भी वहां पर गए। और कब गए? इन नियर अबाउट 1850s में वहां गए। उस टाइम पे अलेक्जेंडर कनिंगम क्या थे? एक इंजीनियर थे। वो सिर्फ एक इंजीनियर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ही। वो वहां पर गए और उन्होंने भी हड़प्पा को ऑब्जर्व किया, लेकिन उन्होंने वहां पर कोई कंक्लूजन नहीं निकाला और वो चीजों को इग्नोर करके वापस आ गए। बट देन क्या हुआ कि 1872 में कनिंगम दोबारा हड़प्पा गए और 1872 तक जब दोबारा उन्होंने रिविजिट किया हड़प्पा को, उस टाइम तक वो सिर्फ एक इंजीनियर नहीं थे। उस टाइम तक वो क्या बन गए थे? डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल बन चुके थे। अब जब उन्होंने हड़प्पा को रिविजिट किया तो उन्होंने वहां पर क्या क्या देखा? उन्होंने वहां पर स्टोन टूल्स देखे, उन्होंने वहां पर सील्स देखी, उन्होंने वहां पर पॉटरी देखी, उन्होंने सब कुछ देखा। बट उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला? उस टाइम भी उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि ये सब कुछ किसी फॉरेन सिविलाइजेशन से रिलेटेड होगा। और उन्होंने भी उस चीज को वहीं पे कंक्लूड कर दिया और उस चीज को आगे नहीं बढ़ाया। अब चेंजमेंट कब आया? अब ऐसे करके आपका 1 डिकेड निकल गया। मतलब 1 डिकेड तो क्या, पूरी ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी ही निकल गई। अब फिर चेंजमेंट कब आया? इन 1921। 1921 के अंदर आपके दयाराम साहनी ने हड़प्पा के अंदर एक्सकवेशन स्टार्ट किया। उन्होंने 1921 में हड़प्पा के अंदर एक्सकवेशन स्टार्ट किया और आपके 1922 के अंदर आर.डी. बनर्जी, रखालदास बनर्जी जी ने कहां पर? मोहनजोदारो के अंदर एक्सकवेशन को स्टार्ट किया। और ऐसे उनको पता चला कि ये कोई भी फॉरेन सिविलाइजेशन नहीं है, बल्कि यहीं पर काफी ईयर्स एगो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन थी। अब इस चीज को ऑफिशियली कब किया गया कि यस, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन वहां की ही सिविलाइजेशन थी और एग्जिस्टेंस में थी। 1924 के अंदर आपके जॉन मार्शल, उस टाइम पर 1924 में जॉन मार्शल आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई थे। उन्होंने ऑफिशियली 1924 के अंदर अनाउंस किया दैट यस, देयर वाज अ सिविलाइजेशन। और उसके बाद से ही
हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ और आज तक एक्सकवेशन चल ही रहा है। आज तक भी बहुत सारी न्यू साइट्स जो हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट को, एएसआई को मिलती ही जा रही हैं और वो गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ एएसआई आज तक हड़प्पन सिविलाइजेशंस को ढूंढ ही रहा है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि किसी साइट के अंदर, आप फॉर एग्जांपल आप गुजरात के अंदर हैं और गुजरात के अंदर आप कहीं पर भी आर्कियोलॉजिस्ट कुछ सर्वे कर रहे हैं और उनको कुछ भी मिलता है, तो ये कैसे पता चलता है कि ये सिविलाइजेशन तो हड़प्पा से रिलेटेड है या ये जो साइट है वो हड़प्पा से लिंक है? तो इसके कुछ आइडेंटिफिकेशंस हैं जिनसे हमें पता चलता है कि यस, ये साइट तो हड़प्पा से रिलेटेड होगी। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉटरी का कलर रेड, बिकॉज हड़प्पा के अंदर जो पॉटरी का कलर था वो रेड होता था। एक आपका सील्स का मिलना और एक आपका जो ब्रिक्स, जो हमारी ब्रिक्स होती हैं उनका रेशो 1:2:4 होना। ये कुछ आइडेंटिफिकेशंस हैं जिनसे आपको पता चलता है कि जहां पर ये चीजें मिल रही हैं वो साइट हड़प्पा से लिंक ही करती होगी और हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड ही साइट होगी। इस टाइप से कुछ चीजें हैं जिनसे आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकवेशन आज तक कर रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि यस, दिस साइट इज ऑल्सो बिलोंग टू हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हमारा नेक्स्ट चीज इसके अंदर आती है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के नॉर्मली हम 3 नेम्स को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट, एक तो हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, एक आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया और एक हम और नाम इसमें ऐड करते हैं सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। अब देखो क्यों किस नाम को यूज किया जाता है। पहला, हड़प्पन नाम क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज हड़प्पा फर्स्ट साइट थी जिसको सबसे पहले एक्सकवेट किया गया था। तो ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट साइट हड़प्पा थी जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली थी, इसलिए हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज जितनी मैक्सिमम साइट्स हैं, आपकी जो मैक्सिमम हड़प्पन साइट्स हैं वो आपको जो हमारी इंडस रिवर है उसके नियर अबाउट मिली है। मतलब सभी की सभी मैक्सिमम साइट आपको कहाँ मिली है? इंडस रिवर के बैंक पर, इसलिए हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। थर्ड आता है आपका सिंधु सरस्वती। हम इसे क्यों कहते हैं? हम इसको सिंधु सरस्वती इसलिए बोलते हैं, देखो एक चीज तो यह है, सिंधु नाम इंडस रिवर का ही दूसरा नाम है सिंधु, और सरस्वती इसलिए बोला जाता है बिकॉज कुछ साइट्स हड़प्पा की ऐसी हैं जो आपको घाघर रिवर के नियर अबाउट मिलती है। और जो हमारा ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जहां से आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में घाघर रिवर फ्लो हो रही है, आपका हरियाणा का रीजन है और थोड़ा पंजाब का रीजन, वहां से ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग पहले के टाइम पे सरस्वती रिवर फ्लो होती थी। आज के टाइम पे सरस्वती हमें नहीं दिखती है। ऐसा माना जाता है कि टाइम के साथ क्लाइमेट चेंज होता गया और सरस्वती अंडरग्राउंड ही चली गई, वो दिखती नहीं, आज के टाइम पे विलुप्त हो गई। लेकिन ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे उस रीजन में सरस्वती फ्लो होती थी, इसलिए हम इसको सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो मेन बेसिक डिटेल होगी। अगर आपसे कोई पूछे टोटल एरिया जो हड़प्पन सिविलाइजेशन कंसिस्ट करती है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, तो अगर हम उसकी रेंज देखें तो दैट रेंज बिटवीन 680,000 टू 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, नियर अबाउट इतने एरिया के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। जितना हमने सर्वे से और अपनी एक्सकवेशन से पता लगाया ये उसका है। आप इसको एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, ये अप्रॉक्सी रहेगा, बिकॉज आप कोई रिटर्न सोर्सेज हमारे पास हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। यस, एक स्क्रिप्ट हमें मिली थी हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड जब आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकवेट कर रहे थे, बट वो आज तक अनडेसिफर्ड है। अनडेसिफर्ड मतलब कि उसको आज तक पढ़ा नहीं गया,
बिकॉज उसके अंदर जो सिंबल्स और लैंग्वेजेस हैं वो कभी आज तक किसी का समझ ही नहीं आए, इसलिए वो अनडेसिफर्ड है। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड कोई रिटर्न सोर्सेज हमारे पास नहीं है। हम सब कुछ जितना है हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जितनी भी हमें सील्स, पॉटरी और बाकी चीजें मिली, हम उन्हीं से हर चीज को हमने आइडिया लगाया और हमने पूरी जो सिविलाइजेशन उस टाइम की जैसी रही होगी उसको हमने चेक किया। इसलिए आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ये एक अप्रोक्स रेंज है कि यस इतने स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। अब अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्थन मोस्ट, साउथर्न मोस्ट कौन कौन से एरिया थे जहां तक हड़प्पन सिविलाइजेशन फैली हुई थी, तो द फर्स्ट इज नॉर्थन मोस्ट। नॉर्थन मोस्ट साइट थी जो हमारी हड़प्पा की, दैट इज मांडा इन जम्मू एंड कश्मीर, साउदर्न साइड, साउदर्न मोस्ट साइड। अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करके और फिर भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट इज मलवान इन गुजरात, ये आपकी साउदर्न मोस्ट थी। देन वेस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट थी आपकी सुत्का गैंडोर इन अफगानिस्तान, and the last one is easternmost, that is आलमगीरपुर इन यूपी। तो अब आप देख ही सकते हो कि कितने ज्यादा एरिया में ये फैली हुई थी, किसका वेस्टर्न मोस्ट अफगानिस्तान में एंड ईस्टर्न मोस्ट इन यूपी। अब हम आगे चेक करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है आपका अर्ली फेज ऑफ हड़प्पा, जिसमें आप अप्रोक्स डेट लेते हैं 3200 टू 2600 BCE, बिफोर कॉमन एरा। नेक्स्ट है आपकी मैच्योर, जिस टाइम पर हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने डेवलपमेंट की पीक पर थी, दैट इज 2600 1900 BCE। एंड द लास्ट इज लेट फेज और लेटर फेज, जिसको आप लेते हैं 1900 टू 1300 BC। अब ये जो अपने डाटा है ये आपको गूगल पे अलग मिलेगा, किसी टेक्स्ट बुक में कुछ मिलेगा। अभी ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है दैट इज फ्रॉम उपेंद्र सिंह, जो एक बहुत फेमस एंशियंट हिस्ट्री की बुक है। वहां से आप कई जगह चेक करोगे तो यहाँ पे आपको 1300 की जगह 1500 भी मिलेगा, बिकॉज हम मानते हैं कि जो हमारे आर्यंस थे वो 1500 के नियर अबाउट इंडिया के अंदर एंटर हो चुके थे, मतलब हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर एंटर हो चुके थे। तो इसलिए ये अप्रॉक्स है, इसको आप एग्जैक्ट नहीं मान सकते। अगर आप ये भी आंसर अपने आंसर्स में मेंशन करोगे तो ये भी करेक्ट होगा, और इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके भी मेंशन करोगे तो वो भी आपका करेक्ट ही माना जाएगा। अब हम देखते हैं हड़प्पन लाइफ, लाइफ ऑफ हड़प्पा। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सोशल लाइफ से। हड़प्पा की सोशल लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी। फर्स्ट जो हड़प्पन सोसाइटी थी वॉज मल्टी क्लास। मल्टी क्लास का क्या मतलब होता है कि वहां पर रिच और पुअर में कोई डिफरेंस नहीं था। ऐसा नहीं था कि अमीर अलग रहते हैं गरीब अलग रहते हैं, नहीं, वो सेम रहते थे। इतना हो सकता था कि रिच का घर थोड़ा सा बड़ा है, पुअर का घर थोड़ा छोटा है, पर वो साथ रहते थे, उनमें कोई भी अनटचेबिलिटी वाली या कोई भी क्लास डिफरेंसेस नहीं देखने को मिले। सेकंड, सेकुलर इन आउटलुक। सेकुलर इन आउटलुक मतलब कि हाँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको कोई भी रिलीजियस डिफरेंसेस ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा माना जाता है कि वहां पर ऑलमोस्ट सभी रिलीजन्स को इक्वली माना जाता था, और इतना ज्यादा कोई भी डिफरेंस रिलीजन वाइज वहां पर नहीं देखा गया, और ऐसा नहीं देखा गया कि किसी स्पेसिफिक रिलीजन से रिलेटेड वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है। और एक ये चीज जो हमारे जॉन मार्शल थे, डीजी ऑफ ASI, उन्होंने ये चीज बोली थी कि जितने भी एविडेंसेस वहां पर मिले, बिकॉज हड़प्पन सिविलाइजेशन आपको मदर गॉडेस से रिलेटेड
काफी ज्यादा एविडेंसेस मिले एक्सकवेशन के टाइम पर, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला कि जो ऐसा माना जा सकता है, ऐसा ओपिनियन दिया कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी दैट इज मैट्रियार्चिकल इन नेचर। मतलब कि वहां पर, मतलब जैसे आज के टाइम पे हम पैट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं बिकॉज हमारे नाम के पीछे जो सरनेम है वो भी हमारे फादर का ऐड होता है, तो ऐसा माना जाता है कि वो उस टाइम की सिविलाइजेशन जो थी वो हमारी मैट्रियार्कल थी, कि वो मदर गॉडेस को ज्यादा मानते थे एज कंपेयर टू फादर फिगर को, वो मदर फिगर को ज्यादा मानते थे। तो दिस इज बेसिकली अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, पॉलिटिकल लाइफ। अब हम जब भी पॉलिटिकल लाइफ को देखते हैं किसी भी चीज की, तो हमें क्या लगता है कि हाँ राजा होंगे, महाराज होते हैं। हम जितनी भी आगे चीजें हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में, हमेशा ऐसे होता है, राजा की बात है, महाराज की बात है, रूलर्स के बारे में बात होती है। बट ऐसा केस हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं था। वहां पर ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला जिससे आप ये डिफाइन कर सके कि वहां पर किंगशिप थी, बल्कि वहां पर एक सेंट्रलाइज सिस्टम आपको मिलेगा देखने को। एक सेंट्रलाइज सिस्टम वहां पर हमें देखने को मिलता है, और ऐसा कहीं नहीं देखने का मिलता कि वहां पर कोई किंगशिप रूल था, कि वहां पर कोई पर्टिकुलर राजा था जो रूल कर रहे थे, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। वहां पे हमें एक सेंट्रलाइज सिस्टम मिलता है, और सेंट्रलाइज सिस्टम को देखकर हमें क्या लगता है कि वहां पर कोई एक अथॉरिटी थी। जैसे आज के टाइम पे गवर्नमेंट है ना, ऐसे ही वहां पर मे बी म्युनिसिपैलिटी थी, बिकॉज उनकी हर चीज बहुत सिमिलर थी। मतलब हाउसेस की अगर आप शेप देखते हैं, जैसे आज के टाइम पे अगर आप चंडीगढ़ साइड का एरिया देखते हो तो सब कुछ सेक्टर्स में आपको डिवाइडेड मिलता है, वैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे सब कुछ आपको बहुत बैलेंस्ड वे में मिलता था, ड्रेनेज सिस्टम भी और हाउसेस की शेप एंड सब कुछ। तो हम कह सकते हैं वहां पे कुछ म्युनिसिपैलिटी टाइप की कोई एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी जो सब कुछ सिमिलर वे में मेंटेन कर रही थी, ऐसा हम वहां के लिए कह सकते हैं। इसलिए ये उस वहां की हड़प्पन सिविलाइजेशन की पॉलिटिकल लाइफ थी कि वहां पर कोई भी किंगशिप रूल नहीं था। वहां पे हमें सिर्फ ये देखने को मिला कि वहां पर एक सेंट्रलाइज सिस्टम था, लाइक म्युनिसिपैलिटी, जो सब कुछ एक सेंट्रलाइज्ड वे में हैंडल करा था। बिकॉज वहां पर आपको जो सिटीज मिलेंगी, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन सिटीज को देखा गया, वो बहुत ज्यादा प्लान्ड देखी गई, कि ऐसे पूरा प्लान मैप बनाकर इन सिटीज को फ्रेम किया गया है, जैसा कि हम आज के कंटेक्स्ट में देखते हैं कुछ सिटीज के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ हड़प्पा। अब आती है हमारी थर्ड, रिलीजियस लाइफ। रिलीजियस लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब इसके अंदर हमें क्या देखने को मिला कि पहली चीज कि वो सेकुलर थे, वहां पे काफी चीजों की वर्शिप की जा सकती थी, ऐसा कोई पर्टिकुलर गॉड नहीं थे उनके कि जिसको हम कह सके कि हाँ इन्हीं की बस वर्शिप वहां पर की जा रही है। मेन वहां पर क्या था, सबसे ज्यादा हमें मिले फीमेल फिगर्स, फीमेल फिगर्स that indicate मदर गॉडेस, कि यस वो मदर गॉडेस की वर्शिप करते थे, ऐसे हमें एविडेंस मिले हैं। अगर हम मेल डिटी में बात करें तो हमें वहां पर एक एविडेंस मिला है, दैट इज ऑफ प्रोटोशिवा, जो हमें कहा मिला, मोहनजोदारो के अंदर। तो हम ऐसे कह सकते हैं प्रोटोशिवा इज ऑल अबाउट कि हाँ कोई जो आज के टाइम पे हम जैसे हम जो शिव भगवान को मानते हैं, वैसे ही वो भी किसी सेंस में शिव की पूजा करते थे। ऐसे एविडेंस हमें मोहनजोदारो से मिले। उसके अलावा हमें मोहनजोदारो से ही ग्रेट बाथ, एक ग्रेट बाथ का एक स्ट्रक्चर था। जैसे कि आज के टाइम पे हम हरिद्वार जाते हैं, हम गंगा में स्नान करते हैं, हम किसी कुंड के अंदर स्नान करते हैं जिसको हम पवित्र मानते हैं, वैसे ही मोहनजोदारो के अंदर एक ग्रेट बाथ मिला, जिसको ये देखा गया कि इसका कोई ना कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस होगा, कि यहाँ पर लोग रिलीजियस पर्पज से आते थे और नहाते थे, और ऐसे टाइप का सिस्टम हमें वहां पर मिला। उसके अलावा हमें फायर अल्तार्स, फायर अल्तार्स होते हैं आपके जो हवन कुंड होते हैं। अगर आप किसी मंदिर में जाते हो तो वहां पे जैसे इस्टेब्लिश हवन कुंड आपको मिलता है, वैसे ही हवन कुंड जो फायर अल्तार्स थे उनके एविडेंसेस हमें मिले कालीबंगन से। कालीबंगन आपकी राजस्थान के अंदर एक साइट है हड़प्पा की, और लोथल से एंड बनावली से हमें कुछ फायर अल्तार्स मिले, जिनसे हम कह सकते हैं कि यस वहां पर हवन वगैरह वो करते होंगे, इसीलिए तो वहां पर हवन कुंड इस्टेब्लिश स्ट्रक्चर हमें मिला। इसके अलावा हमने देखा कि वो एनिमल वर्शिप भी करते थे,
और एनिमल वर्शिप में भी वो स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा बुल की वर्शिप करते थे, बिकॉज हमें बहुत सारी सील्स ऐसी मिली जिनके ऊपर बुल की पिक्चर थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो एनिमल वर्शिप करते थे और उसमें भी स्पेसिफिकली बुल की वर्शिप करते थे। इसके साथ साथ वो नेचर वर्शिप भी करते थे। हमें ऐसे भी एविडेंस मिले जिनसे हम कह सकते हैं कि वो नेचर वर्शिप भी करते थे। और नेचर में भी सबसे ज्यादा वर्शिप किसकी की जाती थी? पीपल ट्री। अब आज भी देखोगे तो आज भी जो हमारा पीपल का पेड़ होता है, वैसे तो कहते हैं कि हाँ वहां पर रात को उसके सामने नहीं जाना, रात को नहीं जाना चाहिए, वहां पे भूत वगैरह होता है, बट वो कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज रात को द साइंटिफिक रीजन इज कि वो रात को ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करता है। बट वैसे भी आज के टाइम पे भी हम पीपल की पूजा करते हैं, और ऐसा देखा गया सील्स में ही कि यस उस टाइम पे भी जो हमारी पीपल ट्री थी उसकी सबसे ज्यादा वो वर्शिप किया करते थे। अब एक सिस्टम आता है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है हड़प्पन सिविलाइजेशन का ब्यूरल सिस्टम। ब्यूरल सिस्टम क्या होता है कि हाँ, जो जिन लोगों की डेथ हो जाती थी उनको डेथ के बाद जो उनकी सेरेमनी होती थी उसको वो कैसे कैसे हैंडल करते थे। उनकी डेथ सेरेमनी 3 टाइप की होती थी। पहला टाइप था उनका कॉफिन ब्यूरल, सेकंड था उनका फ्रैक्शनल ब्यूरल, एंड थर्ड आपका था पोस्ट क्रिमेशन। अब इन तीनों में देखो डिफरेंस क्या क्या था। अगर आप कॉफिन ब्यूरल की बात करेंगे तो जैसा आज के टाइम पे आप मुस्लिम कम्युनिटी में देखते हैं या फिर किसी में कि जो पूरी ग्रेव होती है, कब्र होती है, कब्र के अंदर जिस इंसान की डेथ हो जाती है उसको कब्र के अंदर उस इंसान को सेटल करके और फिर उनको जमीन के नीचे दबा दिया जाता है। दैट इज ऑल अबाउट कॉफिन ब्यूरल। और इसके अंदर के हमें कॉफिन ब्यूरल के एविडेंस हमें मिले हड़प्पा से। हमें सिर्फ हड़प्पा से ही कॉफिन ब्यूरल के एविडेंसेस मिले, और साथ में जो हड़प्पन के लोग थे वो मानते थे कि लाइफ आफ्टर डेथ वाला कॉन्सेप्ट भी वो मानते थे। लाइफ आफ्टर डेथ का मतलब क्या हुआ कि हाँ, एक इंसान की जब डेथ हो जाती है उसके बाद भी उसकी एक लाइफ होती है, वो ऐसा मानते थे। इसलिए क्या करते थे, जो कॉमन यूज के आइटम्स होते हैं ना, कॉमन यूज आइटम्स जो हमारे होते हैं वो कॉफिन के अंदर वो उस इंसान की डेड बॉडी के साथ रख देते थे कि ये अब जब अगला जन्म होगा उसमें इस इंसान के ये चीजें काम आएंगी। तो वो उस कॉन्सेप्ट को मानते थे लाइफ आफ्टर डेथ। ये था आपका कॉफिन ब्यूरल। फ्रैक्शनल ब्यूरल में वो क्या करते थे, दैट कि वो जो डेड बॉडी होती थी उसको क्या करते थे, वॉज प्लेस्ड ओपनली, उसको वो ओपनली छोड़ देते थे कि हाँ ओपनली ओपन ग्राउंड के अंदर उसको छोड़ देते थे। और फिर क्या होता था, और वो क्या होती थी फिर वो किससे, एनिमल्स या बर्ड्स उसको खा लेते थे। ये था उनका ओपन कॉन्सेप्ट फ्रैक्शनल ब्यूरल का, जिसमें कि वो बर्ड्स और एनिमल्स मतलब डेड बॉडी को ऐसे ही छोड़ दिया, फिर उसको जैसे आज के टाइम पे अगर कुछ मरा हुआ दिख जाए तो चील ने आके खा लिया, वैसे ही उस चीज को वो मानते थे। इसके एविडेंसेस हमें मिले बावलपुर से, इसके एविडेंसेस आपको हमें मिले बावलपुर। बावलपुर ये पाकिस्तान के अंदर एक साइट है नियर अबाउट सिंध। अब है हमारा पोस्ट क्रिमेशन। पोस्ट क्रिमिनेशन जो आज के टाइम पे आपके हिंदू रिलीजन में फॉलो किया जाता है कि डेड बॉडी को बर्न करने वाला, वो था उनका पोस्ट क्रिमिनेशन, जिसके हमें एविडेंसेस मिले सुरकोतड़ा से। सुरकोतड़ा जो आपका गुजरात के अंदर एक साइट है। ये था उनका कंप्लीट ब्यूरल सिस्टम। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है उनकी इकोनॉमिक लाइफ किस चीज पर डिपेंड थी, इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ उनकी 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती थी। इकोनॉमी जो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो 3 चीजों पर डिपेंड करती थी। फर्स्ट आपका एग्रीकल्चर, सेकंड आपका आर्ट एंड क्राफ्ट, और थर्ड आपका ट्रेड एंड कॉमर्स। ये 3 चीजें थी जिनके ऊपर उनकी इकोनॉमी जो लाइफ थी वो डिपेंड करती थी। अब वन बाय वन इनको देखते हैं। फर्स्ट आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर उनकी सबसे जो मेन क्रॉप थी, इंपॉर्टेंट क्रॉप थी, दैट इज बार्ले। एंड कुछ अदर क्रॉप्स क्या क्या थी, अगर हम अदर क्रॉप्स की बात करें, दैट आर व्हीट, राइस, पी एंड ग्राम।
दे आर द अदर मेन क्रॉप्स ऑफ देम, बट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन क्रॉप उनकी क्या थी, बार्ले थी। अब एक चीज देखो, अगर एग्रीकल्चर है, अगर वो मतलब क्रॉप्स की कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो उन क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए भी उनके पास कुछ होना चाहिए। आज के टाइम पे आप देखेंगे तो क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए क्या होता है, वेयर हाउस होते हैं, ग्रेनरीज होती हैं। उस टाइम पे भी क्या थी, ग्रेनरीज ही थी। उस टाइम भी ग्रेनरीज थी, और ग्रेनरीज के हमें एविडेंस सबसे ज्यादा कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं और मोहनजोदारो से। वहां से हमें एविडेंसेस मिले कि वहां पर उस टाइम भी बहुत बड़ी बड़ी ग्रेनरीज होती थी। वो फ्लड इरिगेशन का यूज करते थे, जैसे आज के टाइम पे हम इरिगेशन का यूज करते हैं, वो भी फ्लड इरिगेशन का यूज करते हैं कि इंदस का जब वाटर फ्लो ज्यादा होता था, बारिश आती थी, वो उसका यूज करके अपनी क्रॉप्स को कल्टीवेशन करते थे। उनको क्रॉप रोटेशन के प्रोसेस भी आता था। क्रॉप रोटेशन का प्रोसेस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अभी आपने वीट की कल्टीवेशन की आपके फील्ड के ऊपर, फिर वीट के बाद आप किसी अदर क्रॉप की कल्टीवेशन कर रहे हो जिससे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन है, तो उनको इस चीज की भी नॉलेज थी और वो क्रॉप रोटेशन के प्रोसेस को फॉलो करते थे। हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से मोर देन 500 वेल्स के एविडेंसेस भी मिले हैं, इसलिए हम कह सकते हैं उनके पास वेल्स भी थे जिनसे वो पानी को कलेक्ट करते थे और यूज करते थे। हमें बहुत अच्छा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी मिला हड़प्पन सिविलाइजेशन से, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी मिला, और कुछ डैम्स भी मिले जो स्मॉल डैम्स होते हैं, और कुछ वाटर रिजर्वर्स भी मिले, जिनसे हम कह सकते हैं कि उनकी जो वाटर मैनेजमेंट थी वो बहुत अच्छी थी। और सबसे ज्यादा एविडेंसेस इन चीजों के कहां से मिले हमें, धोलावीरा, ये एक इंपॉर्टेंट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो गुजरात में है आपके, यहाँ से हमें सबसे ज्यादा इन चीजों के एविडेंसेस मिले। ये हो गया आपका एग्रीकल्चर पार्ट। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड पार्ट पर, दैट इज आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट, अब आर्ट एंड क्राफ्ट की माने तो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन के लोग थे, एक्सेप्ट आयरन, उनको सभी मेटल्स की नॉलेज थी, उनको आयरन की नॉलेज नहीं थी। आयरन की नॉलेज आपके बाद में स्टार्ट होती है, जब आपके आर्यन इन्वेजन होता है उसके बाद आयरन मेटल की नॉलेज आती है। उनको किस किस मेटल की नॉलेज थी, उनको गोल्ड की नॉलेज थी, उनको सिल्वर की भी नॉलेज थी, उनको कॉपर की भी नॉलेज थी, उनको ब्रॉन्ज की भी नॉलेज थी, उनको इन सभी मेटल्स की नॉलेज थी, लेकिन उनको आयरन की नॉलेज नहीं थी। वो पॉटरी मेकिंग में बहुत परफेक्ट थे, वो पॉटरी मेकिंग के अंदर बहुत ज्यादा परफेक्ट थे, और वो सील मेकिंग के अंदर बहुत ज्यादा परफेक्ट थे। सील मेकिंग के अंदर बहुत ज्यादा परफेक्ट थे। नियर अबाउट हमें 2500 प्लस सील्स मिले हड़प्पन सिविलाइजेशन से, जिनके ऊपर बहुत अलग अलग तरह की पिक्चर्स डिपिक्ट थी। कुछ सील्स के ऊपर एनिमल्स थे, कुछ सील्स के ऊपर प्लांट्स थे, कुछ के ऊपर कुछ अलग अलग सिंबल्स थे, कुछ के ऊपर मदर गॉडेस थी, कुछ के ऊपर आपके प्रोटो शिवा थे। ऐसे करके हमें बहुत सारी सील्स हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिली, जिनसे हम कह सकते हैं कि वो सील मेकिंग के अंदर बहुत ज्यादा परफेक्ट थे। वो टॉय की भी मैन्युफैक्चरिंग करते थे, टॉय मैन्युफैक्चरिंग में भी वो बहुत ज्यादा परफेक्ट थे। वो ज्वेलरी मेकिंग भी करते थे, ज्वेलरी मेकिंग भी करते थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो बहुत परफेक्ट थे इन चीजों में। वो शेल, आपने आज के टाइम पे देखा जो हमें ये कॉस्ट के नियर अबाउट शेल्स नहीं मिलते, वो शेल मेकिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा परफेक्ट थे। अगर हम टॉय मैन्युफैक्चरिंग ज्वेलरी मेकिंग की बात करें तो इनके हमें सबसे ज्यादा एविडेंसेस मिलते हैं चहुंदड़ो से। ये भी आपकी एक इम्पोर्टेंट साइट है चहुंदड़ो, यहाँ से हमें सबसे ज्यादा टॉय मैन्युफैक्चरिंग और ज्वेलरी मेकिंग की। और अगर हम शेल मेकिंग की बात करें तो बालाकोट, ये भी आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, यहाँ से हमें बहुत ज्यादा शेल मेकिंग के एविडेंसेस मिले। तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्ट एंड क्राफ्ट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट उस पर, ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स, अगर हम ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो ट्रेड एंड कॉमर्स में भी वो बहुत परफेक्ट थे। वो 3 टाइप की ट्रेड करते थे। एक लोकल, जो जैसे हड़प्पा की हड़प्पा में ही ट्रेड कर दिया, वो आ गया आपकी लोकल ट्रेड। एक रीजनल, जैसे आप सोचो हड़प्पा और मोहनजोदारो के बीच में ट्रेड हो रही है, लोथल और धोलावीरा के बीच में ट्रेड हो रही है, दैट इज रीजनल ट्रेड। एक वो करते थे एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल
ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड वो किसके साथ करते थे? मेनली फ्रॉम मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन थी उनके साथ वो एक्सटर्नल ट्रेड करते थे। उस टाइम पे करेंसी नहीं थी उनके पास कोई, वो किसी करेंसी का यूज नहीं करते थे। वो किसको करते थे? वो बार्टर सिस्टम को फॉलो करते थे। बार्टर सिस्टम क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल आपके पास गेहूं है, आपके पास वीट है, आपने 1 kg वीट उनको दिया और उनसे 1 kg वीट में जितने भी कुछ गोल्ड ले लिया उनसे, या फिर कोई और ज्वेलरी ले ली, या फिर कोई पॉटरी ले ली, ऐसे करके जो बार्टर सिस्टम होता है, एक चीज दी दूसरी चीज ली, वो उसको फॉलो करते थे। अब उनके पास चीजें क्या क्या चीजें ट्रांसफर करते थे? वो गोल्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते, गोल्ड को एक्सपोर्ट करते थे। गोल्ड कहाँ से आता था? कर्नाटका से। आज भी आपकी कोलर माइंस कहाँ है? कर्नाटका के अंदर है। वहां से उस टाइम पे भी गोल्ड वो करते थे। कॉपर, कॉपर खेतरी माइंस, उस टाइम भी खेतरी माइंस आपके एग्जिस्टेंस में थी जो राजस्थान में है, और वहां से वो कॉपर को एक्सपोर्ट करते थे। एक चीज इंपॉर्टेंट है, लैपिस लेजुली, ये आपका ब्लू स्टोन जिसको आप कहते हैं, इसके भी वो एक्सपोर्ट करते थे। और इसके एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं लैपिस लेजुली के? अफगानिस्तान से। तो ऐसे करके वो बहुत अच्छी तरह से ट्रेड सिस्टम को भी फॉलो करते थे, जिनसे उनकी इकोनॉमी डे बाय डे ग्रो हो रही थी। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, लेआउट ऑफ द हड़प्पन सिटीज। लेआउट ऑफ हड़प्पन सिटीज। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, पहली चीज, उनकी जो सिटीज होती थी वो ग्रिड पैटर्न पर होती थी। वो ग्रिड पैटर्न के ऊपर होती थी, मतलब ऐसे पूरा एक एरिया है, उसके अंदर काफी ज्यादा इस साइड से पूरा उन्होंने बना रखा है कि हाँ सारी चीजें बहुत प्लान्ड मैनर में हो रही थी। उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम था। उनका जो ड्रेनेज पैटर्न था वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। ड्रेनेज पैटर्न किस टाइप से स्ट्रॉन्ग था? अगर आज के टाइम पे आप किसी विलेज के अंदर विजिट कर रहे हो तो आप वहां पर देखते हो कि हाँ रोड है, रोड के साइड में आपको इतनी सी आपको मिल जाएगा रास्ता जहां से आपका पानी फ्लो कर रहा है, और फिर वो ऐसे फ्लो करके फिर वो डायरेक्ट आपके सीवेज सिस्टम के अंदर चला जाता है। तो उनके पास भी इस टाइप से बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था। वो अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखते थे, प्राइवेसी मेंटेन करते थे। उसके लिए वो क्या करते थे कि उनके हाउसेस के अंदर विंडोज नहीं होती थी, विंडोज नहीं होती थी, सिर्फ वेंटिलेटर्स होते थे जिनसे सिर्फ थोड़ी बहुत हवा पास हो सके, और विंडोज नहीं होती थी। उसके अलावा जो हाउसेस थे वो सिंगल स्टोरी भी थे और डबल स्टोरी भी थे। दोनों तरह के हाउसेस आपको देखने को मिलते हैं। और दूसरा एक चीज और कि वहां पर आपको कुछ लोअर और अपर हाउसेस का भी स्ट्रक्चर मिलता था। जैसे यहाँ पर आपका अपर हो गया, फिर ये कुछ फोर्टिफिकेशंस हो गई, और फिर इधर आपकी लोअर। ये किसी क्लास बेस्ड डिवाइडेड नहीं थे, सिर्फ ये ऐसे ही एक सिस्टम था जो वहां पर हर सिटीज के अंदर फॉलो किया जाता था। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है आपका चहुंदरो। चौंदारों के अंदर ये सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता था, और हर जगह पे ये टू सिस्टम को फॉलो किया जाता था। टू पार्ट्स के अंदर सभी जितने भी वहां की साइड से सबको इन्हीं टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता था। एक एक्सेप्शन और है, जो आपका धोलावीरा था, जो आपके गुजरात में एग्जिस्ट करता है। धोलावीरा को 2 पार्ट्स की जगह पे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। वो 2 पार्ट्स की जगह 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। बाकी सभी उसमें अपर लोअर के साथ एक मिडल पार्ट भी था। तो ये एक एक्सेप्शन और हो गया कि हाँ धोलावीरा 3 पार्ट्स में था, बाकी सभी साइड्स 2 पार्ट्स में थी। और एक चहुंद्रो ऐसा था जिसका कोई पार्ट ही नहीं था, वो बिना फोर्टिफिकेशन के साइट जो थी वो बनी हुई थी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके अलावा अगर आप लेआउट ऑफ सिटी में और ज्यादा ऐड करो तो और बस यही था कि हाँ उनका जो स्ट्रक्चर होता था हाउस का वो कैसे होता था कि फॉर एग्जांपल ये हाउस है, आज के टाइम पे जैसे होता है ना कि बीच में कोर्ट यार्ड है, साइड में रूम्स बने हुए हैं, फिर एक कॉर्नर के अंदर आपका किचन बना हुआ है, प्लस वो सिर्फ मतलब क्या करते थे, सिर्फ वन डोर सिस्टम को फॉलो करते थे कि जो मेन गेट है वो सिर्फ एक ही हो। आज के टाइम पे आप घरों में देखोगे कि एक भी होता है, दो भी होते हैं, तीन भी होते हैं, जितने भी आप मेन डोर चाहें, लेकिन वहां पर सिर्फ
एक ही डोर को फॉलो किया जाता था, कि एक ही बाहर से मेन गेट होता था, बिकॉज वो प्राइवेसी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, सिटीज का, वो बहुत ज्यादा प्लान्ड था, जिसलिए वहां पर कोई ना कोई अथॉरिटी तो काम कर रही थी। जब पूरी इतनी बड़ी हड़प्पन सिविलाइजेशन इतने बड़े एरिया के अंदर इतना सिमिलरिटी हमें मिल रही था। तो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑन लाइफ ऑफ हड़प्पा। अब हम पहले देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जहां से हमें कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस मिले, जो आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं आपकी प्रीलिम्स एग्जाम्स के अंदर, या फिर आपके मेंस के अंदर भी आप उन चीजों की डिटेल ऐड कर सकते हो। पहली इंपॉर्टेंट साइट आपकी हड़प्पा। हड़प्पा को कब एक्सकवेट किया गया? 1921 में। किसने किया? दयाराम साहनी ने। अब हड़प्पा के अंदर हमें मेन किस किस चीज के एविडेंसेस मिले? आपके कॉपर बुलॉक के, कॉपर बुलॉक काट के एविडेंस मिले। कॉफिन ब्यूरल्स, इसके एविडेंस सिर्फ हमें कहा मिले? हड़प्पा के अंदर। और आपकी टेराकोटा फिगर्स के। अब वो इतने ज्यादा आर्ट एंड कल्चर के अंदर, आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर इतने परफेक्ट थे कि वो टेराकोटा फिगर्स भी बहुत ज्यादा टेराकोटा फिगर्स बनाते थे। तो सबसे ज्यादा एविडेंस कहां से मिले? हड़प्पा से हमें टेराकोटा फिगर्स के एविडेंसेस भी मिले। कुछ चीजें पीछे बतानी रह गई होंगी, तो वो यहाँ पर कवर मैं कर देती हूँ। सेकंड आपकी थी मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को कब एक्सकवेट किया गया? 1922 के अंदर। किसने किया? आर.डी. बैनर्जी। अब मेन चीजें मोहनजोदारो के अंदर सबसे ज्यादा मेन चीजें मिली, क्या क्या मिली? एक तो सबसे बड़ी ग्रेनरी, जो एग्रीकल्चर जितनी भी कल्टीवेशन क्रॉप होती थी उनको स्टोर करने के काम आती थी। एक हमें मोहनजोदारो से मिला डांसिंग गर्ल स्टैचू। डांसिंग गर्ल स्टैचू ये आपके आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट है, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर में भी आपसे पूछा जाता है ये अबाउट कि वहां पे क्या क्या स्ट्रक्चर मिले, बिकॉज डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिलना ये इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। एक हमें वहां से मिली ब्रॉन्ज बफेलो। इसके अलावा हमें वहां से मिले स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन। बियर्डेड मैन। उसके अलावा हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट वहां से मिली पशुपति सील। ये भी आप अपनी रिलीजियस लाइफ में ऐड कर सकते हो कि एक पशुपति सील हमें वहां से मिली। जैसे आज के टाइम पे आपने अगर काठमांडू में सुना हो कि हाँ पशुपतिनाथ मंदिर है, वो भी बिलोंग टू लॉर्ड शिवा, तो वैसे एक हमें पशुपति सील वहां से भी हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिली, जिसके अंदर क्या था कि एक मैन था, एक मैन थे जिनके साथ कौन कौन से एनिमल्स थे? उनके साथ एनिमल्स थे एलिफेंट, टाइगर, आपके राइनो एंड डियर्स। ये एनिमल्स आपके थे। एक जगह ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि जो पशुपति सील जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर मिली, उसमें एनिमल कौन कौन से थे और कौन कौन से नहीं थे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सपोज करो उसमें ऑप्शन आपको दे दिया एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड हॉर्स, तो आंसर क्या आएगा? हॉर्स आएगा, बिकॉज हॉर्स नहीं थे। अगर वहां पे नहीं थे पूछा गया तो वहां पे आंसर क्या हो जाएगा? हॉर्स हो जाएगा, बिकॉज पशुपति सील के कौन कौन से एनिमल थे? एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड डियर। नेक्स्ट कमिंग टू थर्ड साइट, दैट इज चाहुंदरो। इसको आपके एक्सकवेट किया गया 1931 में। किसने किया? एनजी मजूमदार। और इसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट क्या क्या मिला? एक आपकी मिली बेंगल फैक्ट्री। ये सारी चीजें भी आप अपने आर्ट एंड क्राफ्ट वाले टॉपिक के अंदर ऐड कर सकते हो, अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का जब आप कर रहे हो इंडस वैली सिविलाइजेशन का। हमें वहां से मिला इंक पोर्ट। हमें एक चीज क्या मिली कि अकेली सिटी ऐसी थी जहां पर कोई सिटाडेल नहीं था, लोअर अपर नहीं था, जो हमने अभी पीछे चेक किया। उसके अलावा यहाँ से आपको एक टॉयज मिले, बिकॉज टॉय की मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा चाहुंदरो के अंदर ही की जाती थी। अब आपकी फोर्थ साइट है कालीबंगन। कालीबंगन इसको एक्सकवेट कब किया गया? 1953 के अंदर। किसने किया? इसको एक्सकवेट किया अमदारानंद घोष ने। अमदारानंद घोष ने इसको एक्सकवेट किया। इनकी स्पेलिंग में मे भी मिस्टेक हो सकती है,
बिकॉज अभी मुझे एग्जैक्ट इनका नाम याद नहीं आ रहा, तो आई विल चेक इट लेटर, तो एक बार आप भी चेक कर लेना। अभी क्या क्या मिला कालीबंगन से, वुडन प्लो मिला आपके। अब आपको भी पता है कि वहां पर अब एग्रीकल्चर होता, तो एग्रीकल्चर के लिए आज के टाइम की तरह उनके पास ट्रैक्टर नहीं थे, वो वुडन प्लो का यूज करते थे, जिसके एविडेंस हमें कालीबंगन से मिले। कैमल बोन्स, अब देखो इन चीजों को आप रिलेट भी कर सकते हो। कालीबंगन साइड का है राजस्थान में, और राजस्थान के अंदर आपको कैमल पॉपुलेशन वैसे भी ज्यादा मिलती है, और हमें वहां से एविडेंसेस मिले अर्थक्वेक के, एविडेंसेस ऑफ अर्थक्वेक। आपकी नेक्स्ट साइट है लोथल, ये भी आपकी गुजरात में है। ये एक्सकवेट हुई 1953 के अंदर, किसने की, आर राव ने। इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलती हैं, क्या क्या मिलता है, ये एक आपका पोर्ट टाउन था। अब देखो एक्सटर्नल ट्रेड करते थे, तो एक्सटर्नल ट्रेड के लिए तो पोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, वो कहाँ थी, उसके हमें एविडेंसेस कहाँ से मिले, लोथल से मिले कि वहां पर पोर्ट था। और क्या क्या मिले, फर्स्ट मैन मेड पोर्ट, फर्स्ट मैन मेड पोर्ट के एविडेंसेस में मिले। वहां पे हमें डॉकयार्ड भी मिला, डॉकयार्ड भी आपका मेनली ट्रांसपोर्टेशन से, ट्रेड से रिलेटेड होता है, बिकॉज ट्रेड के लिए ही आप डॉकयार्ड को यूज करते हो। उसके एविडेंसेस भी हमें वहां से मिले, जिनसे हम कह सकते हैं कि उनके पास बहुत अच्छा एक इस्टेब्लिश्ड ट्रेड सिस्टम था। यहाँ से हम एविडेंसेस मिले चेस के, जिससे हम कह सकते हैं कि उनको चेस की नॉलेज भी थी गेम की, और वो चेस भी खेलते थे। और यहाँ से हमें क्या मिले, फायर अल्तार्स, ये तो हमने पहले भी चेक कर लिया था कि हाँ, वहां से हमें कुछ हवन कुंड भी मिले। नेक्स्ट हमारी है सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा का एक्सकवेशन कब किया गया, 1964 के अंदर किया गया। किसने किया, जेपी जोशी जी ने। और वहां से हमें क्या मिला, हमें वहां से इंपॉर्टेंट एक तो मिला बोन्स ऑफ हॉर्सेस, हमें जो हॉर्स के एविडेंसेस हैं कि उनको हॉर्स की थोड़ी बहुत नॉलेज थी, वो हमें सिर्फ सुरकोतड़ा से मिले। एक हमें मिला बीड्स, बीड्स क्या होते हैं, जो ज्वेलरी मेकिंग के अंदर काम आते हैं। देखो छोटे छोटे बीड्स होते हैं, उनको ज्वाइन करके आप ज्वेलरी बना सकते हो, या कुछ और यूज के आइटम्स बना सकते हो, शोकेस के आइटम बना सकते हो। तो बीड्स के भी हमें एविडेंस कहाँ से मिले, सुरकोतड़ा से मिले। और हमें हॉर्स, जो हमारी हॉर्स की बोन है, वो भी एविडेंस सिर्फ हमें सुरकोतड़ा से मिले कि हाँ, उन्हें थोड़ी बहुत हॉर्स की नॉलेज भी थी। आपकी नेक्स्ट है बनावली। बनावली हरियाणा के अंदर है, इसको एक्सकवेशन किया गया 1974 में। किसने किया, आर.एस. बिष्ट ने। यहाँ से क्या मिला, हमें सबसे ज्यादा बार्ले के एविडेंसेस मिले, वो वहां की मेन क्रॉप थी। यहाँ पे भी हमें टॉय प्लो के एविडेंसेस भी मिले। उसके अलावा हमने देखा ये जो सेटलमेंट थी बनावली के अंदर, वो कुछ ओवल शेप्ड के अंदर थी, इसके एविडेंसेस मिले। और हमें कुछ बीड्स मेकिंग के एविडेंसेस भी यहाँ से मिले। अब हमारी नेक्स्ट थी धोलावीरा, ये हमारी गुजरात की है। इसको एक्सकवेट कब किया गया, 1985 में। किसने किया, इसको भी आर.एस. बिष्ट ने। यहाँ से हमें क्या क्या मिला, डैम्स मिले, जो हमने पहले भी देखा था। रॉक कट आर्किटेक्चर मिला, रॉक कट आर्किटेक्चर। और हमें कुछ वाटर रिजर्वर्स मिले। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जिनमें जो जो मिला वो मैंने आपको मेंशन कर दिया। अब आपका काम ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है। पहले हम मोहनजोदारो को मानते थे, लेकिन अब मोहनजोदारो नहीं है, तो अब वो साइट कौन सी है वो आप मुझे बताएंगे। और वहां से हमें किस किस चीज के एविडेंसेस मिले वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। हिंट इतना है कि वो साइट हरियाणा में एग्जिस्ट करती है, जो भी अब प्रेजेंट टाइम में हड़प्पन की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है। अब हम नेक्स्ट इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन एट लास्ट डिक्लाइन कैसे हुई। तो देखो इसके ऊपर कोई एक फिक्स आप नहीं बोल सकते, ये टॉपिक आज तक डिबेटेबल है। काफी हिस्टोरियंस ने इसके ऊपर काफी अलग अलग स्टेटमेंट्स दी हैं। अब हिस्टोरियंस ने पर्टिकुलरली किस हिस्टोरियन ने क्या स्टेटमेंट दी है, ये हमें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से या आपके GS1 के पर्सपेक्टिव से जानना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है सब्जेक्ट,
तो आपको वो जरूर पता होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए। बट फॉर प्रीलिम्स और फॉर GS1 वो उसकी नॉलेज हमें नहीं भी होगी तो हमें चलेगा, बिकॉज आप उस सब्जेक्ट के अंदर इतना डीप फिर नहीं जाएंगे। तो मेनली कॉजेस क्या क्या माने जाते हैं जो सिर्फ अलग अलग हिस्टोरियन से माने जाते हैं। फर्स्ट, क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज हो गया, और जो चेंज क्लाइमेट आया वो मतलब वहां के जो पीपल थे उनके लिए सुटेबल नहीं हुआ और उनसे सिविलाइजेशन खत्म होती गई। दूसरा, अर्थक्वेक, हमने देखा भी कि हमें अर्थक्वेक के एविडेंसेस भी मिले थे कि अर्थक्वेक आया जिससे सब कुछ डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट किया। तीसरा, फ्लड, कि इन दस अब सारी जितनी साइड से सब सारी की सारी रिवर बैंक्स के अराउंड थी कि रिवर्स के अंदर फ्लड आया और सब कुछ खत्म हो गया। इसके अलावा सिविल वॉर, कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे उनमें आपस में सिविल वॉर की कंडीशन हुई और वो आपस में लड़ कट कर मर गए, ऐसे लड़े कटे और मर गए ये। और एक जो सबसे ज्यादा डिबेटेबल है कि आर्यन इन्वेजन जो था, नॉर्मली माना जाता है कि आर्यन इन्वेजन नियर अबाउट हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर नियर अबाउट 1500 BCE के नियर अबाउट स्टार्ट हुआ था। तो ऐसा माना गया कि आर्यंस आए तो उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को मार दिया और फिर वो खुद उस एरिया में सेटल हो गए। तो दीज आर द रीजंस जो डिक्लाइनिंग के माने जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब एक क्वेश्चन और हमारा बनता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को अगर हम हमारे प्रेजेंट डे से कंपेयर करें, प्रेजेंट डे, तो ऐसे कौन कौन से हड़प्पन सिविलाइजेशन की चीजें हैं जो हम आज के टाइम भी फॉलो कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपसे पूछा जाए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को प्रेजेंट टाइम से हमें रिलेट करना है, तो आप रिलेट कैसे करोगी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आज के टाइम पे भी हम हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसी कर रहे हैं। तो फर्स्ट, जो उनकी सिटी का लेआउट था, उनकी सिटीज में भी एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, ग्रिड पैटर्न था, वो आज के प्रेजेंट डे में भी आपको इंडियन सिटीज के अंदर मिल जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है चंडीगढ़, जो पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। वहां पर आपको नियर अबाउट सेम जो सिस्टम हड़प्पन सिविलाइजेशन में फॉलो होता था एक सिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए, वो आपको सेम वहां मिलेगा। सेकंड, हम देखेंगे कि हाँ, जैसे वहां पर पशुपति सील हमें मिली, दैट इज रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा। हमें प्रोटो शिवा मिले, वो भी हम लॉर्ड शिवा से रिलेटेड मानते हैं। तो आज के टाइम पे भी लॉर्ड शिवा की हम पूजा करते हैं और वो हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट मेल डिटी माने जाते हैं। उनका प्यूरल सिस्टम, जो उनका कॉफिन वाला सिस्टम था वो मुस्लिम में फॉलो किया जाता है, और जो उनका पोस्ट क्रिमिनेशन वाला था वो हिंदूज में फॉलो किया जाता है। हाँ, वो तीसरे वाला हम नहीं करते हैं, दैट इज गुड ऑल्सो। तो ऐसे करके काफी कनेक्शंस हम हड़प्पन सिविलाइजेशन और प्रेजेंट लाइफ के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। उनका ट्रेडिंग सिस्टम, आज भी हम डॉकयार्ड्स, पोर्ट्स और उनको यूज करते हैं ट्रेड के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए। तो उस टाइम पे भी वो सेम करते थे। आज के टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो हम जो मेन आपका कॉपर का सोर्स है वो क्या है, खेतरी माइंस ही है। उनका भी खेतरी माइंस ही था। आज के टाइम पे भी हमारा गोल्ड का सोर्स क्या है, हमारा गोल्ड का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स है फ्रॉम कर्नाटका, जो कर्नाटक की कॉलर माइंस हैं, उनका भी सेम वही था। तो इसलिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि यस, उनमें और हम में काफी ज्यादा सिमिलरिटी थी। आज के टाइम पे भी हम डैम्स बनाते हैं, उस टाइम पे भी हमें डैम्स के एविडेंसेस, वाटर रिजर्व के एविडेंसेस मिले हैं। तो इस टाइप से आप कह सकते हो कि यस, हड़प्पन सिविलाइजेशन और आज की लाइफ में भी काफी ज्यादा सिमिलरिटी है। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन भी अगर कहीं मेंस में पूछा जाए तो आप इसको भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद, यहाँ से सुनने के बाद, एक बार इस लेक्चर को चाहे RS शर्मा से रीड कर लेना, या फिर अगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा है और हिम्मत है तो उपेंद्र सिंह से रीड कर लेना। और प्लस अगर RS शर्मा से रीड कर, अगर देखो उपेंद्र सिंह से कर रहे हो तो कहीं और से करने की फिर जरूरत नहीं है। अगर RS शर्मा से रीड कर रहे हो तो साथ में जो NCERT है ना क्लास 12th की, उसका फर्स्ट चैप्टर आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन ही मिलेगा, एक बार थोड़ा सा वहां से भी देख लेना, ताकि फिर आपको बिल्कुल हड़प्पन सिविलाइजेशन क्लियर हो जाएगी और आपका इस टॉपिक से तो ना प्रीलिम्स में ना मेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इवन आर्ट एंड कल्चर भी आपका कवर हो जाएगा रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, और वहां भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये मानकर चलो, अगर एंशिएंट हिस्ट्री
कहीं पर भी आ रही है किसी भी एग्जाम में, तो उससे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ पर्सनली कोई डाउट क्लियर करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव